आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े चौंकाने वाले विषय की पड़ताल करने जा रहे हैं। सोचिए जरा, देश के प्रधानमंत्री अचानक सार्वजनिक रूप से आएं और एक ऐसी अपील करें जो उनके सामान्य राजनीतिक भाषणों से बिल्कुल अलग हो। एक ऐसी अपील जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से लेकर आम जनता तक सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो चलिए, बिना देर किए इस असामान्य सी अपील के पीछे के असल अर्थशास्त्र को डिकोड करते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रही इस लिस्ट को देखिए। यही वो चौंकाने वाली अपील है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 साल तक सोना बिल्कुल मत खरीदिए, विदेश यात्राओं से बचिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए और वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब पहली नज़र में तो ये पर्यावरण या पैसे बचाने की एक नॉर्मल सी सलाह लगती है, राइट? लेकिन नहीं, कई जानकारों का मानना है कि यह महज एक सलाह नहीं है, बल्कि देश को आने वाले एक बड़े आर्थिक खतरे से बचाने की एक अर्ली वार्निंग हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मतलब एक तरफ हम फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ अचानक खर्चे रोकने की अपील। प्रधानमंत्री को सामने आकर ये विशिष्ट चीजें न करने की सलाह क्यों देनी पड़ी? तो चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा गहराई से समझते हैं। और इसके लिए हमें भारत से बाहर ग्लोबल लेवल पर देखना होगा कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। इस पूरी स्थिति का जो पहला बड़ा सुराग है ना, वो जुड़ा है मिडिल ईस्ट से। हम सब न्यूज़ में देख रहे हैं कि मध्य पूर्व और ईरान के आसपास कैसा तनाव और युद्ध का माहौल बना हुआ है। अब होता क्या है कि जब भी दुनिया के इस हिस्से में कोई भी भू राजनीतिक संघर्ष होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती हैं। जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कांपने लगती है और जाहिर सी बात है, भारत भी इसके असर से अछूता नहीं रह सकता। इस सिचुएशन की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस 88% वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है? जी हां, ऑलमोस्ट सब कुछ। इसका सीधा सा गणित यह है कि ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल और डीजल जितना ज्यादा महंगा होगा, हमारे देश को उतने ही ज्यादा डॉलर्स विदेशों में भेजने पड़ेंगे। और विदेशी मुद्रा का इस तरह से बड़ी मात्रा में बाहर बहना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ महंगे तेल पर खत्म नहीं होती। डॉलर्स को देश से बाहर ले जाने वाला सिर्फ तेल ही अकेला विलन नहीं है। यहां असल में एक डबल ड्रेन यानी दोहरा निकास काम कर रहा है। एक तरफ महंगे तेल का भारी भरकम बिल है, तो दूसरी तरफ है देश के अंदर इंपोर्टेड सोने की बेतहाशा मांग। ये दोनों मिलकर विदेशी मुद्रा को ऐसे सोख रहे हैं जैसे कोई स्पंज पानी को सोखता है। और सोने की इस मांग का स्केल कितना बड़ा है, ये आपको ये नंबर बताएगा, $72 बिलियन। आपको शायद पता हो, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड बायर है। आंकड़ों के मुताबिक हमने सिर्फ 1 साल के अंदर लगभग $72 बिलियन मूल्य का सोना विदेशों से खरीदा है। जरा इमेजिन कीजिए, इतना सारा सोना देश के अंदर आ तो रहा है, लेकिन इसके बदले में अरबों डॉलर्स हमारी सीमाओं से बाहर भी तो जा रहे हैं ना। और ये जो पूरी साइकिल है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि जिसे हम रुपए का जाल या रूपी ट्रैप कहते हैं, वो कैसे काम करता है। देखिए, स्टेप 1, आम नागरिक अपनी सेविंग से इंपोर्टेड सोना खरीदते हैं। स्टेप 2, उसका पेमेंट करने के लिए हमारे अरबों डॉलर्स देश से बाहर चले जाते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, जब मार्केट में डॉलर्स की कमी हो जाती है तो हमारा रुपया अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। मतलब हमारी पर्सनल खरीदारी का सीधा असर हमारी नेशनल करेंसी पर पड़ रहा है। यहीं पर एंट्री होती है सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक ढाल की, यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार। आसान भाषा में समझें तो ये देश का वो इमरजेंसी फंड होता है जिसका इस्तेमाल संकट के समय बहुत ही जरूरी चीजों को इंपोर्ट करने के लिए किया जाता है। सरकार असल में इसी ढाल को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर तेल और सोने की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये क्रिटिकल इमरजेंसी फंड बहुत तेजी से सूख सकता है। अब जरा इस गणित को देखिए और आपको समझ आएगा कि प्रधानमंत्री की वो अपील कोई रैंडम बात नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल है। अगर हम लोग सोने की खरीद में सिर्फ 30 से 40% की भी कटौती कर लें तो हम 20 से 25 बिलियन डॉलर्स तक बचा सकते हैं। और अगर ये खरीद 50% तक कम हो जाए तो सोचिए, लगभग $36 बिलियन की भारी बचत हो सकती है। मतलब सोने की खरीद में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी देश को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कुशन दे सकता है। अब यहां से कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। इंटरनेट पर जो थ्योरीज वायरल हो रही हैं और जो सरकार का आधिकारिक स्टैंड है, उन दोनों के बीच एक साफ विरोधाभास है।
जनता इस असामान्य भाषण को अपने तरीके से डिकोड कर रही है और सरकार कुछ और कह रही है। तो चलिए बिना किसी का पक्ष लिए एकदम न्यूट्रल होकर इन दोनों नजरियों को समझते हैं। तो इंटरनेट पे जो इतनी अटकलें लगाई जा रही हैं, उनका बेसिस क्या है? वो है ये ऐतिहासिक पैटर्न। हिस्ट्री गवाह है कि इसका एक सेट पैटर्न होता है। पहले कहीं युद्ध छिड़ता है, फिर तुरंत तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगती हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन यानी महंगाई में जबरदस्त उछाल आता है और अंत में अच्छी खासी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की नींव हिल जाती है। इसी पैटर्न को देखकर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या सरकार हमें खामोशी से भविष्य की किसी बड़ी आर्थिक मंदी या फ्यूल क्राइसिस के लिए तैयार कर रही है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा गूंजने वाला सवाल यही है, क्या भारत किसी बड़े आर्थिक तूफान की तैयारी कर रहा है? लेकिन यहां यह साफ करना बहुत बहुत जरूरी है कि आधिकारिक तौर पर सरकार ने इसे केवल एक एहतियाती कदम यानी प्रिकॉशनरी स्टेप बताया है। सरकार की तरफ से कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। हम यहां सिर्फ जो डेटा और सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर में सारे फैक्ट्स और डेटा को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मिडिल ईस्ट की टेंशन, ये महंगे तेल का गणित और डॉलर्स को बचाने की ये जद्दोजहद, क्या ये वाकई सिर्फ एक सिंपल एहतियात है या फिर भविष्य में आने वाले किसी बड़े आर्थिक संकट का कोई वार्निंग सिग्नल? इन आंकड़ों को देखकर अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर क्या लगती है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर चिंतन करना चाहिए।